जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम के एक सब्जेक्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा देखा जाए सेशन एग्जिट एग्जाम का, अब तक हमसे कम से कम हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, बट लेट हो गया मगर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए अब केवल एमसीक्यू हम साल वो नहीं करा सकते। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें पहला जो लेक्चर रहेगा बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का। ठीक है, इसमें हम बायोकेमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है फुल इंट्रोडक्शन के साथ, मतलब इसमें हमारे पास क्या क्या इंक्लूड रहेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाला है, एक हमारे पास क्या होगा, फुल थ्योरी मिलने वाला, पॉइंट वाइज में थ्योरी मिलने वाला है। इस थ्योरी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है एमसीक्यू के तौर पे उसे हम कराएंगे इसी में। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई कह रहे थे सर एमसीक्यू करा दीजिए। एमसीक्यू देखिए हम देखा जाए, ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग 9 से लेके कितना 12 तक हम लोग कराते हैं। ठीक है, लाइन यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं हम सब, तो उसमें हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं, मान लेते हैं हम सीधे चैप्टर की, मान लेते कोई चैप्टर पढ़ाएं नया, ठीक है, पढ़ाएं या उसे हम रिवीजन नहीं कराएं, हम सीधे क्या कर दें उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे यार पता नहीं क्या पढ़ावत है, कुछ समझ ही नहीं आवत है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जो भी चैप्टर, जैसे मान लेते हैं हम 9th में चल रहे हैं तो सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो सेल का हम क्या कर देते हैं, एक ओवरव्यू रिवीजन लेते हैं, तब इसके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे चाहे 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे लॉन्ग आंसर 5 नंबर का हो, ये सब तभी कराया जाता है जब उस चैप्टर का हमें अच्छे से क्या होता है, थोड़ा सा नॉलेज रफ्तार में हो चलेगा, बट हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, और कहेंगे सर एमसीक्यू केवल करा दीजिए, एमसीक्यू में आपको जब नहीं आएगा, जैसे मान लेते हैं हम 20 एमसीक्यू करा दिए, कितना 20 एमसीक्यू करा दिए, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपका केवल 5 यानी 5 एमसीक्यू या मान लेते हैं 7 एमसीक्यू, कभी कभी 10 एमसीक्यू सही है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या करेगा, लो हो जाएगा। ठीक, मगर हमें ये करना नहीं है। देखिए कॉन्फिडेंस ही क्या कर सकते हैं, आप अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उसमें सबसे पहले थ्योरी के बारे में रफ्तार में पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, केवल पॉइंट वाइज देख लिए थ्योरी थोड़ा सा, उससे रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बनता है उसे करेंगे, तो आप कम से कम 20 में से, ठीक है, 20 में से 20 ही क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर जाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो आप देखिए, तो इसका जो हम बायोकेमिस्ट्री का पहला जो लेक्चर लेने वाले हैं, इसमें हमारे पास क्या क्या होने वाला है, यानी सबसे पहले आपका थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा, इस थ्योरी के लास्ट में आपको कम से कम, ठीक है, 10 और 6 यानी टोटल देखा जाए 10 6 यानी 16 हो जाएगा, 10 मतलब टोटल 25 से लेके 26 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसी थ्योरी से आप पे मैच कर जाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला सेशन। ठीक है, पहला सेशन जैसे कहेंगे, देखिए केवल एमसीक्यू कहेंगे कमेंट बॉक्स में, तो अभी कमेंट बॉक्स में हम वही करा देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर हमारा जो हमको जो सूटेबल लगता है थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू, वो सबसे सूटेबल होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपके सामने ये रहा बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो आप बायोकेमिस्ट्री के वर्ड से समझिए, इसमें देखिए आप सुनिएगा ज़्यादा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को यदि तोड़ा जाए, ठीक है, तो बायो हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। अब बताओ केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, कोई भी केमिकल है तो उसके किस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लेवल जहाँ पर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या हो, लाइफ हो, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम हिस्ट्री जब केमिकल लेवल पे जा करते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग लाइफ, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो केमिकल लेवल पे जाके स्टडी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्ल न्यूबर्ग। अब प्लीज इसे आप अंडरलाइन करिएगा, लिखिएगा, कॉर्ल न्यूबर्ग ने ये 1903 में, कब 1903 में इन्होंने क्या दिया था, बायोकेमिस्ट्री वर्ड दिया था। अब कोई पूछेगा, इस पे भी एमसीक्यू अभी आपको मिलने वाला है, तो कोई पूछेगा यानी बायोकेमिस्ट्री टर्म को किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो क्या बताना है, यानी कॉर्ल न्यूबर्ग, यानी कॉर्ल न्यूबर्ग 1903 में कराया था। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, लिखा है द टाइल बिटवीन, लिंक बिटवीन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन
है, लिंक बिटवीन बायोलॉजी की और बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दैट स्टडी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल गिव राइज टू ऑफ द, ठीक है, राइज टू लिविंग लाइफ। कहने का मतलब क्या कह रखा है, कोई एक हमारे पास क्या हो गया, लिविंग लाइफ है, ठीक है, कोई एक लिविंग लाइफ है, उस लाइफ के अंदर मान लेते हैं कोई लिविंग लाइफ है तो उसके अंदर बहुत सारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, चाहे वो मेटाबॉलिज्म करेगा चाहे कैटाबॉलिज्म करेगा, तो उसके अंदर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो आप कह देंगे ठीक है, बायोलॉजी में जो भी आपका प्रोसेस यानी केमिकल लेवल पे हो रहा है और केमिस्ट्री का जो ये संगठन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये टर्मोलॉजी आपको समझ में है। ये इंट्रोडक्शन था केवल किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में। अब ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका एमसीक्यू के तौर पे। और स्कोप देखा जाए, ठीक है, तो स्कोप आपको क्या हो गया, इतने स्कोप हैं यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, यानी बायोकेमिस्ट्री यदि आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो कहाँ कहाँ स्कोप है आपका। सबसे पहले दे रखा एंजाइमोलॉजी, मतलब एंजाइम की स्टडी जब करते हैं तो उसे हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी एंजाइम की जब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोला जाता है, एंजाइमोलॉजी कहलाता है। ठीक, किसी ड्रग्स की हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि किस लेवल पे जाके वो हमारे केमिकल किस लेवल पे जाके हमारे बॉडी में एक्टिविटी उसकी परफॉर्म करेगा, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं आप बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। दूसरा क्या दे रखा, नेक्स्ट में दे रखा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी क्या कर सकते हैं, ठीक, आप कर सकते हैं। सच एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लेते हैं आपको कितना 500 mg का क्या कर दिया जाए, कोई टैबलेट दे दिया जाए तो आफ्टर द वन स्टेप रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन एक स्टेप रिएक्शन के बाद वो कितना बचेगा आपके पास, 250 mg बचेगा। कितना, 250 mg बचने वाला। यस और नो, यस सर बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए, ठीक है, इसमें क्या करता था, ठीक है, अब कोई मान लेते हैं, देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा तीसरे स्टेप में तो देखा जाए तो 125 स्टेप, मतलब हर एक स्टेप में आपका 50% दवा का क्या हो रहा है, पूरा पूरा लॉस हो रहा है या वो यूज हो रहा है। ठीक, अब ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, यानी हमारे तापमान पर भी निर्भर करता है। जितना ज़्यादा तापमान रहेगा, ठीक है, उतना ये क्या करेगा, लेस क्वांटिटी में काम करेगा, और जितना कम रहेगा तब भी काम करेगा, तो तब भी हमारे पास लेस अमाउंट में काम करेगा। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं, 25 से लेके 30 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेल्सियस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ के बारे में। दूसरा दे रखा है बायोकेमिकल टेस्ट, मतलब कोई भी, ठीक है, बायो मतलब जैसे क्या, कोई एनिमल हो गया उसके केमिकल लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे पैथोलॉजी हो गया। तब बताइए, जैसे मान लेते हैं आप ब्लड निकलवा के आए तो उसमें केमिकल लेवल पे सब कुछ यानी डिटेल में क्या कर देते हैं, आपको स्टडी करके दे देते हैं। ठीक, तो बायोकेमिकल टेस्ट भी आराम से आप कर सकते हैं। ड्रग्स स्टोरेज भी आराम से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्रग्स स्टोरेज मतलब क्या होगा कि जैसे आपको एंजाइम के बारे में पता, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता, अच्छा ये जो केमिकल है इस लेवल पे जाके काम करेगा, ठीक, इस लेवल पे काम करेगा तो उसे कैसे हमें स्टोरेज रखना कि इसका, ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय ना हो। जैसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन होते हैं, वो यदि फ्रिज में नहीं रखे जाते तो खराब हो जाते हैं, है कि नहीं, तो वो भी क्या कर देते हैं, आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर के लेवल पे जाके कैसे मेटाबोलाइज होगा और उसे ब्रेक डाउन करके उसे, ठीक है, यूज किया जाएगा हमारी शरीर के अंदर, तो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म भी उसमें पाया जाता है, मतलब हो जाएगा। ठीक, दूसरा लिस्ट में दे रखा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और भी जानते हो क्या कर देते हैं, जेनेटिक लेवल पे देखा जाए तो आपको जीन की स्टडी कर दिया जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए का एक छोटा सा स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, उसे हम क्यों क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो अब मान लेते हैं कोई हमें डिजीज है, जीन लेवल पे हम जाके उसे ट्रीट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की मदद से। तो इतना तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल लेवल पे जाना है। तो बताइए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल पढ़ना पड़ेगा। जैसे यार, ठीक है, अब सेल क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जैसे आपको मकान बनाना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कॉपी आ जा बेटा, तुम यहाँ से अब पेन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको, देखिए मकान बनाना है, ठीक है, मकान बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्यारा सा ईंट होना चाहिए, बालू होना चाहिए और बहुत सारी सीमेंट वगैरह, रेत वगैरह होनी चाहिए। अब बताइए ईंट का जब ग्रुपिंग होगी तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगी, दीवार बना के तैयार हो जाएगी। ठीक, अब दीवार जब चारों तरफ से चल जाएगी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। और बहुत सारे जब कमरा बन जाते तो हमारे पास प्यारा सा एक घर बन जाता है कि नहीं। अब तुम सोचो सेल क्या होता है। जैसे हमें क्या हो कि एक आदमी बनाना है तो पहले हमें सबसे पहले सेल होता है,
सेल की जब ग्रुपिंग होती है, मतलब इस यानी सिमिलर तरह की होनी चाहिए, मतलब एक समान रूप से होना चाहिए, चाहे स्ट्रक्चरल हो चाहे फंक्शनल, वो समान रूप से होना चाहिए। तो किसका फॉर्मेशन करेगी, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। फिर क्या होगी, जब टिश्यू बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। ठीक है, आर्गन से हमारे पास क्या बन जाएगा, आर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, आर्गन सिस्टम बन जाएगा। आर्गन सिस्टम से जाके हमारे पास क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी शरीर बन जाएगी। तो अब इस तरह से देखा जाए तो इस शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। सही है कि नहीं। अब बताइए हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल लेवल पे जाके सेल के अंदर घुस के हम देखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, बायोकेमिस्ट्री होगी। अब सेल क्या होता है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर का सबसे छोटी यानी यूनिट क्या होती है, बालू हो गया, रेत हो गया, ठीक है, और सीमेंट हो गया, और ये तुम्हारे पास ईंट हो गया। तुम एग्जाम्पल के तौर पे ईंट ही मानो। ठीक है, तो ईंट हमारे घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो उसी तरह से हमारे शरीर की कोई भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगी, सेल रहेगी। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में सेल की जो स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी स्टडी ऑफ सेल किसे बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल किसे बोलते हैं, इसे एग्जांपल में दे देगा। यानी 4 ऑप्शन भी होगा, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, यानी और तुम्हारे पास बायोलॉजी, और 2-4 एग्जाम्पल और दे देगा। ठीक है, तो आप किसे मारेंगे, जब सेल की स्टडी की जाती है तो इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब 2-3 वर्ड और समझिए। देखिए साइटो, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, साइटो प्लस में लॉगी दे रखा। लॉगी कभी भी तुम्हें आए तो समझ लो किससे रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड। और साइटो मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास सेल होता है। ठीक, किसी भी की यानी तुम्हारे पास आए ये वर्ड आए तो समझ लो जो किससे रिलेटेड है, यानी लॉजी यानी स्टडी से रिलेटेड है। तो यानी सेल की जब स्टडी कहलाती तो क्या कहलाती, साइटोलॉजी कहलाती। तो ये लिखा है सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फर्स्ट टाइम डिस्कवर द सेल रॉबर्ट हुक इन 1665। मतलब पहली बार किसने डिस्कवर किया था कोशिका को, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इनकी बहुत बड़ी कहानी है। इन्होंने क्या किया था, कॉर्क लिया था, कार्क को सेल को अपनी द्वारा सूक्ष्मदर्शी में बनाए हुए, ठीक, सूक्ष्मदर्शी से इन्हें पूरे डिटेल में स्ट्रक्चर देखा था। तो इन्होंने बोला था कि क्या हो गया, एक हमारा सेल जो है वो हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिन्होंने क्या उन्होंने बोल दिया था, सेलुला वर्ड दिया था, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा सा कमरा। अब वो डिटेल में और जाए तो बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा, तुम केवल सिंपल सा समझो। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, जो पहली बार सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 में, और भी किसकी खोज की थी, डेड सेल की खोज की थी, मृत्यु कोशिका की खोज की थी। अब इस पे भी पूछेगा, ठीक है, मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे आप, रॉबर्ट हुक। अब कोई पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोई ना कोई जीवित कोशिका की खोज की होगी कि नहीं। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे एंटोन वान लुई वन हॉक। क्या बोल दिए, एंटोन वान लुई वन हॉक, यानी एवी लुई वन हॉक बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने, रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वान लुई वन हॉक ने किया था। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट के तरफ रुक करते हैं, अब थोड़ा सा तेज से चलते हैं। अब बताइए सेल खोजा गया, ठीक है, सेल खोजा गया तो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब सेल थ्योरी क्या होती है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सेल थ्योरी क्या होती है, देखिए सेल थ्योरी क्या होती है। अब सेल थ्योरी के बारे में आप समझिए, कहेंगे सर सेल थ्योरी कहाँ से आ गई, आप क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको थ्योरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह रहे हम बोल दे रही सेल हवा हयो ईटा हवा हई होगा, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाला। तो उसमें हम क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बताना पड़ेगा कि अच्छा हाँ प्रूफ है भैया, अच्छा ये नहीं घर हवा, ठीक है, इस पर तू कब्जा नहीं कर सकला, काहे कि इनके दादा परदादा का ही रखल बा। ठीक है, तो ये सब का हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, जैसे सेल है तो उसका कुछ ना कुछ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेल थ्योरी के बारे में देखिए, अब सेल थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक थे सिल्डन एंड थियोडर स्वान। यानी सिल्डन नामक वैज्ञानिक 1838 में, कब 1838 में इन्होंने क्या किया था, प्लांट सेल के बारे में पूरा स्टडी की थी। किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद कौन आ गए,
थियोडर स्वान, इन्होंने क्या एक साल बाद उन्होंने क्या किया था 1800, ठीक है, ये 1938 कैसे लिख दिए हैं जी, अच्छा सही है, यानी 1938 और 1900, हाँ एक साल का डिफरेंस था। 1938 में इन्होंने यानी जो हमारे पास सिल्डन जो थे, इन्होंने प्लांट के बारे में पूरा स्टडी की थी कि अच्छा ये जो प्लांट है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ, ठीक। उसके बाद एक साल बाद हमारे पास थियोडर स्वान, उसी समय इन्होंने किया था, करना स्टार्ट किया था। फिर एनिमल सेल पे इन्होंने क्या किया था, यानी 1939 में एक बार इसे कंफर्मेशन कर दिया जाए भाई, ठीक है, 1939 में, ठीक है 1939 में, ठीक 1939 सही है, थियोडर स्वान है, हाँ, प्रपोज द सेल थ्योरी, मतलब 1939 में इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी के बारे में, एनिमल के बारे में इन्होंने स्टडी करके दोनों लोगों ने बताया था। तो अब कोई पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया था, सिल्डन एंड स्वान यानी 1939 में दिया था, ठीक है 1939 में। एक बार इसे कंफर्म 1839 है कि 1939 है, प्लीज इसे कंफर्मेशन करिए, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया 1839 है, प्लीज इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा 1839। तो इसीलिए बोला जाता है बुक देखिए हम क्या कर दिए थे, ये जो बुक है, ठीक, हम ये टीपी प्रकाशन से लिखे थे, ठीक है, मगर ये 9th की बुक हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, देखिए 9th की ये हिंदी मीडियम बुक है, तो इसमें तुम्हारे पास ये सामने देखिए लिख रखा था, यानी सेल थ्योरी 1800, ठीक है 38 में ये, और 1839 में इन्होंने ये, तो मतलब 1839 में इन्होंने कन्फर्म कर दिया था। तो यही तुम्हारे पास रॉबर्ट हुक है, एंटोन लुईन हॉक है, और ये तुम्हारे पास थियोडर यानी क्या होता है, यानी मैथ्यू सिल्डन है, और तुम्हारे पास थियोडर स्वान है। तो ये आप प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी बुक है, और देखिए ये बुक एक और घटिया क्वालिटी की, पता नहीं किस राइटर की है, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया था, ठीक है, इसमें भी इन्होंने एकदम से कचरा टाइप में कर दिया। देखिए इन्होंने क्या कर दिया था, ठीक है, देखिए सिल्डन यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया था, यानी 1939 कर दिया था। तो ऐसे ऐसे बुक प्लीज आप ये सब, ठीक, एनसीईआरटी से रिलेटेड डाटा लीजिएगा। तो ये 1839 में हुए थे। फिर क्या होना गए, ठीक है, ये मतलब ये सेल थ्योरी इन्होंने दिया था। फिर कौन है, रुडोल्फ विर्चो। फिर इनसे पूछा गया भैया चला तू बता देला कि प्लांट सेल से बनल बा, एनिमल सेल से बनल बा, तो कैसी सेल नया बन जाई हो, तो कहीं अरे हमरे नहीं आ बताओ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इन्होंने बोल दिया कि जो प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट है किससे बना है, सेल से बना है। चलिए अब मान लेते हैं नया जो प्लांट बनेगा वो किस वक्त बनेगा, कहना हमके नहीं पता भैया, रोए लगल हैं, ठीक है, थियोडर स्वान। तो फिर फटा पोस्टर निकला, हीरो रुडोल्फ विर्चो आ गए एकदम जुल्फी झाड़ते, बोले 1855 में, कहना अरे मर्दे तुमके नहीं पता, ठीक है। तो इन्होंने आए कोले बोला तुमके नहीं पता मर्दे, ओमनी सेलुला ई सेलुली इन्होंने एक टर्म दिया था। इन्होंने क्या बोला कि जो ये नया सेल बन रहा है, ये जो नया सेल बन रहा है अपने पूर्वज ही कोशिका से विभाजन के दौरान ही बनता है। जैसे बताओ हम कब सब कैसे आए, हमारे मम्मी पापा रिएक्शन किए हैं, रिएक्टेंट के तौर पे हमें प्रोडक्ट के रूप में बाहर आए हुए हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह से इनसे पूछा गया थियोडर सिल्डन इन स्वान से, ठीक है, ये पूछा गया भैया नया सेल कैसे बना, तो कहले हमके ये सब नहीं पता। तो फिर अगले थियोडर, ठीक है, सॉरी यानी रुडोल्फ विर्चो 1855 में, तो इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुलिटी। ये एमसीक्यू में पूछे कि इस टर्म को किसने दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, तो क्या बनाएंगे, रुडोल्फ विर्चो 1855 में दिया था। इसका मतलब क्या होता, ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो नया सेल बन रहा है अपने पूर्वज कोशिकाओं से ही विभाजन के दौरान ही बनता है। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर आ गए रॉबर्ट ब्राउन, पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस को किसे ऑस्ट्रिच रूट में देखा था। इन्होंने क्या देखा था, सबसे पहले देखिए इन्होंने कैसे देखा, हमको देखिए इन्होंने बोला ऐसे है, चलो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, नहीं बीच हम का हब हो, ठीक है, कब अल, ठीक है, यानी रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक है, ठीक है, लगभग के ना 1831 में, ठीक है, 1831 में कहना ही बीचवा हम का लौकता हो गोल गोल, कहना अच्छा चला बीच में लौकता है, नाम केंद्र रख देता, यानी न्यूक्लियस का नाम रख दिया। ऐसा अंदाज ये तुक्का मरना, फिर बाद में इनका सही हो गई, ठीक है। तो यानी इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब न्यूक्लियस इन ऑर्चिड रूट में इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट में लिखा है जेई पुरकिंजे गिव द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब इन्होंने क्या कर दिया था, प्रोटोप्लाज्म टर्म को दिया था। तो एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है अब इनके बारे में सुनिए। देखिए ये हमारे पास क्या हो गई, कोशिका एक सिंपल हो गई, कोशिका के अंदर तुम्हारे पास क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो देखिए इसके अंदर ये जो पानी पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, मतलब जो सेल के अंदर पानी पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर
पाया जाता है पानी, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन दोनों प्लाज्म को मिला के हम क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब यानी जितने भी लिक्विड पार्ट हमारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो तुम्हारे पास किसके अंतर्गत हो, ठीक है, किसी के अंतर्गत हो, उससे लेना देना नहीं, हमें उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को देने वाले ठीक कौन है तुम्हारे पास, यानी जे.ई. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सेल के बारे में थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, ये पूछ सकता है। देखिए, सेल पढ़े होंगे तो सुनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, लवक जो होता है जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होता है। तो कोई ना कोई सिंगल मेम्ब्रेन होता होगा, ठीक, मतलब उसके ऊपर जो परत रहती, चाहे सिंगल होगा चाहे नहीं के बराबर होगा। तो उसके आधार पर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो गया, सेल देखा जाए तो सेल के जो आर्गेनेल होते हैं, एक्चुअल में हमारे पास क्या लिखना चाहिए था, सेल आर्गेनेल्स लिखना चाहिए था। ठीक है, ठीक, सेल आर्गेनेल मतलब सेल के अंदर जो आर्गन पाए जाते हैं उसे सेल आर्गेनेल बोलते हैं। तो यानी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सेंट्रियोल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियोलस हमारे पास किसके अंदर पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होती है, जिसमें मतलब ऐसे सेल आर्गेनेल जिसके ऊपर एक सिंगल परत पाई जाती है, जैसे लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम हो गया, इसे साथ में क्या बोलते हैं, ER बोला जाता है। ठीक है, गाल्जी बॉडी बोला जाता है, लिखा जाता है पर यानी पेरोक्सिसोम बोला जाता है, वैक्यूल, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड हो गया, जो हमारे क्या होगा, स्लेबस के अंतर्गत नहीं, ये केवल और केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो यदि कहेगा प्लास्टिड में डबल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं, तो क्या बताएंगे, वो भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। कुछ मेजर कॉम्प्लेक्स यानी मेजर कंपोनेंट देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल लेवल पे जाके सेल के अंदर घुस के देखा जाए तो क्या हो सकता है, सेल किससे किससे बना होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो लिखा मॉलिक्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब प्रोटीन किसका, ठीक है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो प्रोटीन क्या होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब कैसे बनती है, देखिए, ये हमारे पास क्या होती है, एक चेन होती है, अमीनो एसिड यहाँ, अमीनो एसिड यहाँ, अमीनो एसिड यहाँ, अमीनो एसिड यहाँ पर क्या कर देते हैं, जुड़ते हैं। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अमीनो एसिड के तुम्हारे पास क्या हो गया, ग्रुप है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखा है जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए तुरंत। ठीक है, अब तुरंत देख के दिखाइए। ठीक है, हम दो नाम दे देते हैं, एक तुम्हारे पास पेप्टाइड बांड, दूसरा ग्लाइकोसाइडिक बांड, कोवैलेंट बांड या हाइड्रोजन बांड। चार ऑप्शन में से बताइए किस बांड के द्वारा बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन की चेन बनाते हैं। तो प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। अब इसका काम क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फ्रेमवर्क ऑफ सेल, यदि सेल का जो कवरिंग होती है, जो सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं, उसका जो तुम्हारे पास कवरिंग होती है वो प्रोटीन और प्लाज्मा यानी फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वहां से। अब डीएनए पे आते हैं। डीएनए की जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होती है। अब दो टर्म आया, न्यूक्लियोटाइड वर्ड आया, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अध्ययन करते हैं। सर भालदे की तरह कितना गहरा कौन पढ़ाता है, नहीं जी, आप जब तक आपके ठीक है यहाँ पर सोल में नहीं टच होगा कि हमें कैसे पढ़ना, तब तक मजा नहीं आने वाला। ठीक है, देखो, ठीक, चलिए इससे पहले थोड़ा बता देते, चलो न्यूक्लियोटाइड ही बता देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तुम्हारे पास दो टर्म आता है, एक हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स आता है। ठीक है, एक तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड आता है और एक वर्ड आता है, आपके सुने होंगे, न्यूक्लियो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड आता है। ये दो टर्मोलॉजी आती है, अब इसे ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब न्यूक्लियोसाइड कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या हो गया, पेंटोज शुगर, क्या लिखेंगे, पेंटोज शुगर में, ठीक है, पेंटोज शुगर में तुम्हारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, मतलब पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा सुनिए, जब हमारे पेंटोज शुगर में नाइट्रोजन बेस, अब नाइट्रोजन बेस में तुम्हारे पास क्या, एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, ठीक है, थाइमिन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा, आ गया यूरेसिल, मतलब ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत में जो
तुम्हारे पास कौन रहते हैं, नाइट्रोजन बेस रहते हैं, उसके अंतर्गत ये आते हैं। जो डीएनए में क्या होता है अभी बताएंगे, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं इसके बारे में बताएं। अब ध्यान से सुनिए, अब न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। जब ये न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, यहां पर क्या लिखते हैं, जब ये न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, जब ये न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप अटैच होता, क्या होता है, फास्फेट, ठीक है, फास्फेट ग्रुप अटैच होता तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता। दोबारा सुनिए, जब हमारे पास इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फेट ग्रुप अटैच होता तो क्या बन के तैयार होता, आपके पास न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार होता। यही सब ध्यान से सुनिए, इसी पे एमसीक्यू आपको बनाएगा, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहा है। तब यहाँ पर क्या, डीएनए की जो सबसे, ठीक है, डीएनए की बिल्डिंग ब्लॉक होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारा जो करेक्टर ले जाने का काम करता है डीएनए ही करता है। ऐसे भी छोटा बच्चा पैदा हुआ, अरे मर्दिन न किया तो फिर दादा पागल बारवा देखा गुड़राइल वो अपने अम्मा पौले बा, ऐसा बोलते हैं गांव में, है कि नहीं। कहते नकिया देखा, कनमा देखा, ठीक, आँखिया तो एकदम से बाबा पौले बा, नाना पौले बा, ऐसा कोई नहीं कहता पर्दार का पौले बाटे, ऐसा कोई नहीं बोलता ना, ठीक है। तो मतलब वो ये डीएनए ही क्या कर देता है, डीएनए के अंदर एक स्मॉल यानी फ्रेगमेंट होता है जिसे हम जीन बोलते हैं, वही क्या कर देता है, एक करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। अब कहा गए, ठीक, आरएनए, आरएनए के क्या होता है, आरएनए की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है राइबो न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियोटाइड होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है, भैया तू डीएनए होगा, चल आई तू प्रोटीन बनावता है आरएनए, ठीक, प्रोटीन देते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन बन के तैयार होता है, तो ऐसा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आरएनए में तुम सुनो होंगे mRNA, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा tRNA, एक तुम्हारे पास क्या होता है rRNA, इतने तरह के तुम्हारे पास क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, ठीक है। तो mRNA मैसेंजर को यानी मैसेज को रीड करता है, टी ट्रांसपोर्ट करता है, और rRNA क्या, और राइबोसोमल आरएनए जो प्रोटीन बनाने का मदद करता है, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने का मदद करेगा तो अपना काम हो जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें इस टोटल प्रोसेस को आप सुने होंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलता जाता है, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। अब डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है, रिप्लिकेशन बोलेंगे। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब आरएनए से जब प्रोटीन बढ़ेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो इस पूरे को मिला के तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो कौन कराता है, आरएनए अकेले बैठ के कराता है, बना प्रोटीन भाई एकदम तगड़ा, ठीक है। तब प्रोटीन यहाँ से बन के तैयार हो गया। अब तुम्हारे पास यानी लिखा है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में तुम्हारे पास ग्लाइकोजन आता है, ठीक है। तो यानी ग्लाइकोजन आता है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, यानी ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज हमारे शरीर में इकट्ठा होती है, जब जरूरत पड़ती है तो यूटिलाइज होता है। लिपिड की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है फैटी एसिड होती है, भी एनर्जी कंजर्व के रूप में इकट्ठा की जाती है। तो ये हो गया, और हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख रखा, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दे रखा, अब मॉलिक्यूल, हमारे शरीर के अंदर मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं किस लेवल पे पाए जाते हैं, कोई तो कम पाया जाता होगा, कोई ज़्यादा पाया जाता होगा। तो यदि कम पाया जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। यदि ज़्यादा पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसे भी ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। लिखा है प्रेजेंट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब हमारे कोशिका के अंदर कोई भी सब्सटेंस यदि स्मॉल क्वांटिटी के अंतर्गत पाया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखें। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, नंबर ऑफ दोज मॉलिक्यूल इन सेल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, 100 से लेके 200 यूनिट के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। ये कम मात्रा में है। इसका एग्जाम्पल में अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये सब अंतर्गत आते हैं। और याद रखना, जितने भी तुम्हारे पास मोस्ट ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, मतलब आराम से वो घुल सकते हैं। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत आता प्रेजेंट है द लार्ज मॉलिक्यूल, मतलब ये बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लगभग कितना, 1000 डाल्टन यूनिट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। अब ये कैसे, ठीक है, ये कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इट इज ए फॉर्म बाय द मोनोमर यूनिट ऑफ द पॉलीमराइजेशन। मतलब क्या होता है, जो हमारे पास मोनोमर यूनिट होती है उससे पॉलीमराइज किया जाता है, मतलब बहुत सारे, ठीक है, बांड के द्वारा उन्हें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल बना दिया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक लिखा है मेड अप ऑफ द स्मॉल बिल्डिंग
ब्लॉकर कॉल मोनोमर। अब मोनोमर क्या होती है, मोनो मतलब एक और मर मतलब क्या होती है, कोई मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक, वो जब जुड़ते हैं तो ठीक है ये मिलके क्या बनाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे दीवार हो गई तो 1 ईंट 2 ईंट 4 ईंट ऐसे रखते 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 हम क्या कर देते हैं, ऐसे बहुत सारी दीवार बना देते हैं। इसका एग्जाम्पल डीएनए हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, स्टार्च वगैरह यहाँ से इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और लिख लीजिएगा, सुपर मॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा, जिसे हम कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल रखा जाता है, मतलब जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सब के अंतर्गत रखा दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया स्पेशल माइक्रो मॉलिक्यूल के अंतर्गत, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, इसे भी ध्यान से देखिए, इस पे भी एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इसमें सेल, अब तुम सेल को यदि सेल लेवल पे मतलब एकदम से यूनिट लेवल पे लेके तोड़ो तो देखो सब में तुम्हारे पास केमिस्ट्री घुसी हुई। जैसे सेल के अंदर क्रोमोसोम डीएनए का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या बोले हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ दो तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो बताओ केमिकल लेवल पे गए कि नहीं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, सेल के अंदर इतने केमिकल लेवल पे हो गए। फिर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठा के देखा जाए तो किसका बना है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड का बना। अब फास्फो यानी प्रोटीन किससे बना है, तुम्हारे पास अमीनो एसिड से बना। अब अमीनो एसिड को तोड़ा जाएगा तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन में। तो ये बताओ केमिकल लेवल पे हुआ है कि नहीं, ये भी आप केमिकल लेवल पे सेल की स्टडी कर दी है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी कर दी है कि नहीं। फिर क्या रखा है, सेलवाल पे आ जाते हैं। यदि तुम मान लेते हैं आउट प्लांट की आउटर कवरिंग को देखो तो सेलवाल की बनी है, सेलवाल किससे बना है, सेलुलोज के बना, जिसका डाइजेशन ह्यूमन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सेलुलोज, अब सेलुलोज क्या शुगर से बना। अब शुगर को यदि तोड़ा जाए C6H12 है, ठीक है, H12 और O तुम्हारे पास C, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा तुम्हारे पास अलग अलग यहाँ से दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इतने थ्योरी वाले पोर्शन हो गए आपके सामने। अब हम क्या कर देते, एमसीक्यू की तरफ रुक करते, जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके बनने वाले हैं। प्लीज आपको यदि आता होगा एमसीक्यू तो आप प्लीज पॉज करके जरूर कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें क्या बोल दिया, ध्यान से सुनिए। क्या रखा, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को जो सबसे छोटी यूनिट होती है तो उसे हम बार बार बोले अमीनो एसिड, बोले हैं ना, क्या बोले हैं। ऐसे तुम्हारे पास है 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 4 ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कहीं अमीनो एसिड दिया तो सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, अमीनो एसिड देखिए सामने दे रखा है, तो हमारा पॉइंट से आए कि नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है। फिर क्या रखा, नंबर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल इज इन ए सेल इज अराउंड, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर कितने हमारे पास अराउंड थे, लगभग हम क्या बोले हैं 100 से लेके 200 यूनिट बोले हैं, 100 से लेके 200 यूनिट बोले हैं। कहीं ऑप्शन दिया 50 से 100, 100 से तुम्हारे पास 200, मतलब ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ठीक। फिर क्या रखा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं देखो थ्योरी आप पढ़ेंगे ना तो बार बार ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर क्या रखा है, एग्जाम्पल ऑफ सुपर मॉलिक्यूल, यानी सुपर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है फैटी एसिड, क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन। अभी हम क्या बोले हैं, डीएनए एंड प्रोटीन बोले हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, क्या बोले हैं हम, क्रोमोसोम बोले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले हैं। देखिए यही आपको बोले हैं ना पॉइंट से, देखिए यही पॉइंट से हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ऐसे आप यदि थ्योरी पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम कहीं दिया तो क्रोमोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। ये आपकी इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है। प्लीज इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ठीक है। ऐसे हम देखिए कम से कम कितना, एक हम दो वहां पर एक क्वेश्चन दे दिए थे अमीनो एसिड, ठीक है वो वाला, और इसको भी आप क्या करिए, यदि पहली लाइन यदि पढ़े होंगे तब भी आप कर सकते हैं। जेम्स लिखा, जेम्स पर्डी, दूसरा कार्ल न्यूरबर्ग, टेड ग्रीनी और तुम्हारे पास क्या हर्बर्ट बॉयर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथे का ऐसे क्या ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, ABCD कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के तुरंत दिखाइए इसके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं 5वां नंबर, कह रही है मोनोमर यूनिट ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की जो सबसे मोनोमर यूनिट होती है क्या होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन की सबसे मोनोमर यूनिट क्या होती है इसके बारे में बताना, मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल या अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब देखा जाए तो हमारे पास ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ये तुमसे पूछा ना, ग्लाइकोजन देखा जाए तो किसकी यूनिट है, मोनोसेक्राइड की यूनिट है, कहीं दिया है, ठीक है। हमारे पास कहीं दिया मोनोसेक्राइड इज द फर्स्ट ऑप्शन, ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है। क्योंकि देखिए ग्लाइकोजन टूटता है किसमें, ग्लूकोज में, तो वही तुमसे पूछा ग्लूकोज की, ठीक है। यहाँ पर देखिए
ग्लाइकोजन तो है, ग्लाइकोजन की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बोलते हैं। तो एक ग्लाइकोजन की तुम्हारे पास मोनोसेक्राइड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सामने यहाँ से दे रखा है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, आप माइक्रो और मैक्रो में समझते होंगे, मतलब जो हमारी लार्ज क्वांटिटी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारे पास आयरन स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, स्टार्च देखा जाए तो हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल के अंतर्गत रखते हैं। फिर क्या दे रखा है, प्लांट हैव, ठीक है, प्लांट हैव सम स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल नोन एज डैश दे रखा, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर क्या कर देता है, परफॉर्मेंस करता है, तो उसमें क्या करता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म को उसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर दिया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला, मतलब इसे फिलअप कर दीजिएगा आप यहाँ से। 8वां नंबर क्या दे रखा, मोनोमर यूनिट ऑफ लिपिड। लिपिड की जो मोनोमर यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, आप यहाँ से आप बताइए इसके बारे में। तो मोनोमर की यूनिट क्या होती है, ग्लाइकोजन होता है या फैटी एसिड होता है या राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है या अमीनो एसिड होता है। तो लिपिड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। कहते हैं ना फैट ज़्यादा खाएंगे तो लिपिड की मात्रा, हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हो गया 8वां। 9वें नंबर को क्वेश्चन पे कुछ मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का तो बता ही देंगे, बचपन से 9, 10, 11, 12 पढ़ते ही आ रहे हैं। डीएनए का तुम्हारे पास क्या होगा, उसका काम क्या होता है, यानी बॉडी में स्टोरेज एनर्जी। नो, इसका ये काम नहीं होता है। ये क्या कर देता है, एक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे क्या कर देता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। कैरी द हेरिडिटिक इंफॉर्मेशन, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। 10 नंबर क्या दे रखा है, कह दिया डीएनए एंड आरएनए जो फॉर्मेट पॉलीमराइजेशन ऑफ, मतलब डीएनए और आरएनए जो होता है किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है। अभी अमीनो एसिड ये प्रोटीन हो जाएगा, मोनोसेक्राइड ये ग्लाइकोजन हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड यूनिट से, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड आपके पहले ही बता दिए न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, जब न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास डीएनए तथा आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमारे पास जनरल चीज है। अब सेल पढ़े तो सेल के बारे में हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एमसीक्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए सेल के हम एमसीक्यू देख लेते, ठीक है। तो हम और भी एमसीक्यू क्या कर देते हैं, ठीक, यानी सेल को, सेल वाले चैप्टर से थोड़ा सा और एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, हु डिस्कवर सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवन वन हॉक, रॉबर्ट हुक, शिल्डन एंड तुम्हारे पास रॉबर्ट ब्राउन। तो यानी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था सेल को पहली बार। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म देखा जाए तो ये ऑर्डिनरी लिक्विड होता है, एक सोल्यूशन होता है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है, या सस्पेंशन होता है। तब देखिए यानी प्रोटोप्लाज्म होता क्या बोलते हैं, जो हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तथा उसके न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक तरह का कोलाइडल सोल्यूशन होता है, क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन। तो यानी सी वाले ऑप्शन पे इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। फिफ्थ यानी तीसरा नंबर क्या रखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, मतलब हमारी जो सेल की जो प्लाज्मा ये मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की, यानी फास्फोलिपिड की बनी होती है। प्रोटीन प्लस लिपिड, सेल्यूलोज की बनी होती है, लिपिड की प्रोटीन या लिपिड दोनों की, प्रोटीन या लिपिड दोनों की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहां से कह दिया है माइटोकांड्रिया इज रिलेटेड टू। माइटोकांड्रिया किससे रिलेटेड है, रिस्पायरेशन से रिलेटेड है या ग्रोथ से रिलेटेड है या फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है या लोकोमोशन से रिलेटेड। तो माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभी हमारे पास मॉलिक्यूल रहते हैं उसे तोड़ा जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का प्रक्रिया होती है। तो अभी पूछेगा सेल के लेवल पे यानी श्वसन कहाँ पर होता है, तो हम क्या बुलाएंगे, सेल के अंदर माइटोकांड्रिया के अंदर होता है। तो इतना बता देंगे। लिखा है, लिखो फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। पहला दे रखा ग्रोथ नो, रिस्पायरेशन नो, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है। यहां से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। 7वां नंबर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड, क्रिस्टी बोला जाता है। देखिए क्यों, क्योंकि
देखिए यानी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ऐसे होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इस तरह से क्या होती है, ऐसे हमारे पास क्या होती है, वो मुड़ी हुई होती है। तो ये जो मुड़ान होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जो फिंगर लाइक अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो क्रिस्टी पे आप क्या कर देंगे, ओ भाई क्रिस्टिनी या क्रिस्टी, ठीक है। देखिए ये तुम्हारे पास सिंगुलर और प्लूरल का तुम्हारे पास क्या हो गया, फर्क है, ठीक है। तो ये क्रिस्टिनी मतलब एक है, तो बहुत सारी फोल्डिंग है तो उस पर हम क्या मारेंगे, क्रिस्टी पे मारेंगे। दिस आर नॉट आंसर, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं करेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। चलिए मगर कर लेते हैं। वेयर इज एनर्जी नीडेड फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस प्रोड्यूस इन सेल, मतलब क्या कर रखा है, हमारे पास जो एनर्जी जरूरत होती है लाइफ में कौन प्रोड्यूस करता है, वो पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट करता है, दूसरा न्यूक्लियस करता है, या सेंट्रियोस यानी सेंट्रियोसोम करता है, या तुम्हारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। अभी क्या बोले, ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिससे लार्ज अमाउंट में क्या मिलते हैं, एटीपी निकलती है, जिसे हम ऊर्जा का घर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या दे रखा, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, मतलब क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन। अब इसे आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज जरूर लिख के दिखाइए, ठीक है, प्लीज आपसे अनुरोध है भैया, ठीक है। आप देखिए प्रोटीन तथा आरएनए से, प्रोटीन तथा यानी लिखा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड से, प्रोटीन यानी डीएनए से किससे बना होता है, इसके बारे में आपको वर्क करके दिखा देना। आसान है, देखिए प्रोटीन तो कार्बोहाइड्रेट से बनेगा नहीं, प्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बना नहीं। ऑप्शन आपके पास दो बचा, प्रोटीन यानी आरएनए, प्रोटीन यानी डीएनए। आप कितने लोग गेस कर लिए, आरएनए तो हमारे में पाए नहीं, तो डीएनए मार देना भाई। तो यानी देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन, अब गेस करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में, ठीक है। 9वां क्वेश्चन तुमसे कह दिया प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड इन, मतलब प्रोकैरियोटिक दो सेल होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोटिक। जब हमारे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से नहीं बना होता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं बनी होती है, या ये न्यूक्लियस अच्छे से बना ही नहीं होता है, तो उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। जिस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप हो गया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। तो हमसे कह रखा प्रोकैरियोटिक सोल यानी कोशिका किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, या फंजाई में पाई जाती है, या बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ, मतलब ये डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है बेटा। 11 नंबर पे आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, क्या रखा, एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ये भी ट्रू है, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता, ये भी ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्या, मेम्ब्रेन बाउंड आर्गन, मतलब जो भी आर्गन रहते हैं उसमें कोई भी मेम्ब्रेन आर्गन यानी जो भी आर्गन रहता है उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं रहती, ये भी तुम्हारे पास ट्रू, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देख रखे हैं, यहाँ से आ जाते हैं 12 नंबर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्या आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब इसमें कौन सा ऑर्गन है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। पहला दे रखा सेल वॉल, यानी पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, कभी भी एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। 13 नंबर के रूप का, ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका प्लांट से रिलेटेड है तो उसे हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। 14 नंबर पे आ जाते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर द मेम्ब्रेन सिंथेसिस आर प्रोड्यूस बाय, मतलब क्या रखा, जो हमारे पास क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो वो कह दिया एसेंशियल फॉर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, किसकी मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, या हमारे पास गाल्जी ऑपरेटर्स के लिए, या सेल मेम्ब्रेन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। अभी क्या बोले हैं, ठीक है, ठीक, प्रोटीन इसेंशियल कौन यानी प्रोड्यूस करता, तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सुने होंगे दो प्रकार के होता, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाया जाएगा तो वो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, लिपिड बनाने का काम करेगा। अब बताइए ये प्रोटीन बना रही है, लिपिड बना रही है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन और लिपिड का प्रोड्यूस यानी जो भी जरूरत है उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रखा है विच सेल ऑर्गेनेल प्ले एन सिग्निफिकेंस रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर, ठीक है, मान लेते कहीं डिटॉक्सिफिकेशन हुआ या किसी भी ड्रग्स का पॉइजन को हमें क्या डिटॉक्सिफिकेशन करना है, सेल के अंदर डिस्ट्रॉय वगैरह करना है, तो उसका मेन काम कौन है, यानी पहला दे रखा तुम्हारे पास क्या होता है, गाल्जी ऑपरेटर्स का, लाइसोसोम का, या तुम्हारे पास क्या
है लाइसोसोम का, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम करने का काम करता है। तो कौन सा है, इसमें भी आप ये प्लीज आप एक कमेंट बॉक्स में इसमें से लिखें। दोबारा सुनिए, हमारे शरीर के अंदर कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो क्या कर देता है, सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन में या ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने में? कौन है? गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको कितना होमवर्क मिल गया? 15 नंबर का भी आपका 3 आपको होमवर्क मिल चुका है यहां तक का। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 16 नंबर पे। ऑर्गेनेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता? तो आपको आंख मूंद के किस पे मानना है? राइबोसोम पे मानना है। किस पे मानना है? राइबोसोम इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कितना क्वेश्चन कवर अप कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, 10 वहां पर और सेल से रिलेटेड 16 क्वेश्चन, टोटल 26 क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, एकदम अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, यदि आप कहेंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू तो इसे जारी रखा जाएगा, नहीं तो आप केवल एमसीक्यू के बारे में कहेंगे तब भी आपको क्या होगा, एमसीक्यू आपको केवल पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।